हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस से चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में कि कौन सा फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब बात आती है ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। एंड मून अराउंड द अर्थ, और जो मून होता है मून गोज अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो इसाक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही केसेस में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स सेम है। वो फोर्स कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कि मून गोज अराउंड द अर्थ, कि जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। इसाक न्यूटन ने एक बार ये ऑब्जर्व किया, इसाक न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, देन एप्पल फॉल ऑन, ए एप्पल क्या हो गया? उनके ऊपर गिर गया। इसाक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो ऊपर से एक एप्पल नीचे की तरफ गिरा। तो न्यूटन ने वहां क्या कंक्लूड किया, क्या ऑब्जर्वेशन निकाला उस एप्पल के ऊपर कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा? अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, यानी कि इसका अपोजिट क्यों नहीं हुआ? एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? देखो एक एग्जांपल हमारे सामने है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं, फेंकते हैं, तो आफ्टर ए सर्टेन हाइट द ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाती है। एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो न्यूटन ने इस एप्पल को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो एप्पल है उसको ही अर्थ ने अट्रैक्ट क्यों किया, वो नीचे क्यों गिरा, अर्थ को एप्पल ने अट्रैक्ट क्यों नहीं किया। इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट एप्पल, सो वाई एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ? तो क्यों जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? अब द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो मून होता है उसका जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, वो कौन सा है, क्या यूज होता है जिसकी वजह से जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। देखो सबसे पहले जो न्यूटन है उन्होंने एप्पल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो वो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से सिर्फ जो अर्थ होता है वही अट्रैक्ट किया ऑफ एप्पल। एप्पल को अट्रैक्ट किया किसने? अर्थ ने। एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले एक एक्टिविटी और आती है कि जो मून होता है गोज अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। तो ऐसा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ मून चक्कर लगाए? तो हमने एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? मान लिया यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, लेट अस टेक अ थ्रेड। एक थ्रेड ले लिया हमने, टाई अप विद अ स्टोन, उसको स्टोन के साथ टाई कर दिया। जब हम उसको ऐसे घुमाना शुरू करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में, स्फेरिकल शेप में या सर्कुलर शेप में राउंड घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, जब वो राउंड घूमना शुरू करता है तो जो सेंटर है, यानी कि जहां से हमने उसको बाइंड कर रखा है, वो सेंटर क्या करता है? उसको सर्कुलर शेप देता है। अगर वो सेंटर उसको बाइंड करके रखता है तो उस सेंटर को क्या बोला जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाएगा। इस तरीके से मान लिया ये थ्रेड है तो ये इस तरीके से क्या करेगा? घूमना शुरू कर देगा। जब हम इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना शुरू करेंगे तो जो थ्रेड के साथ स्टोन बंधा हुआ है, बाइंड किया हुआ है, तो वो किस फोर्स की वजह से सर्कुलर शेप में चक्कर लगाता है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसका रीजनिंग क्वेश्चन है? मून गोज अराउंड द फोर्स, गोज अराउंड द अर्थ। जो मून अराउंड किसके? अर्थ के चक्कर लगाता है, वो फोर्स भी कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंट्रिक फोर्स, जो अपने सेंटर से इसको क्या करता है? टाई अप करके रखता, बांध के रखता। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या है? एक क्वेश्चन अराइज होता है, मून गोज अराउंड द अर्थ। जो मून है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, रीजन क्या? बिकॉज ऑफ
सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किस फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो वही रीजन है कि इस चीज का कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन जो अराइज हुआ था पीछे वाले टॉपिक के अंदर कि जो एप्पल है उसको अर्थ ने अट्रैक्ट किया। सो क्या रीजन है कि जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? उसका रीजन ये है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास। मतलब ये है एप्पल जो होगा उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल के बराबर है। नेग्लिजिबल है किसके? अर्थ के मास के। अर्थ के मास के नेग्लिजिबल यानी कि 0 के इक्वल है किसका मास? एप्पल का मास। ठीक है, तो यहां मतलब क्या निकला कि बिगर यानी कि जिसका मास मैक्सिमम होगा वही किसको अट्रैक्ट करेगी? स्मॉलर मास वाले को। सो प्रोवाइडेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द अर्थ। तो इन्होंने क्या किया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ ने लगाया एप्पल के ऊपर, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। सो फोर्स डिपेंड अपॉन मास। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे? मास पे। सो आवर important topic is gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोई भी चीज जब अट्रैक्ट करती है तो ऑब्वियस है वहां दो ऑब्जेक्ट की नीड है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their masses. Which masses? Masses of the object, two objects. The product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विच फोर्स? फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करके रखता है। तो पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो आप यहां पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses and square of the distance between them. And square of the distance between them. जो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। लेट अस टेक टू ऑब्जेक्ट। हमने दो ऑब्जेक्ट ले ली। पहला हमने अर्थ मान लिया, तो अर्थ के मास को हमने कैपिटल एम ले लिया। सेकंड हमने ले लिया सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको हमने स्मॉल एम ले लिया। उनका जो मास है वो हम कहां से मेजर करेंगे? जो डिस्टेंस है सेंटर से, क्योंकि ये क्या होते हैं? सेंट्रिकल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा क्या बन गया? डिस्टेंस, यानी कि आर ले लो या फिर डी ले सकते हैं। तो जो कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ले लिया हमने। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स किस तरीके का? जिसने इन दोनों को क्या कर रखा है? अट्रैक्ट कर रखा है। जब दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ड्यू टू देयर मासेस, उनके मासेस की वजह से, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दूसरा पॉइंट आता है जब अट्रैक्शन मैग्नेट्स के बीच में होता है।
मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन सिर्फ कैसा होगा, रिपल्शन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर जो अट्रैक्शन है सिर्फ वही काम करता है, नॉट रिपल्शन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके अंदर अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो दो मैग्नेट के बीच में काम करता है, उसको हम लेते हैं इस तरीके से Q1 एंड Q2 चार्जेस लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्सन भी होता है, बट ग्रेविटेशन के बीच में ओनली अट्रैक्शन होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ। ठीक है, तो अब लेकिन हम बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, फोर्स हमने ले लिया F से। यहां तुम ये मेजर कर लो, फोर्स को हमने क्या लिया, कैपिटल F, कैपिटल M is the mass of the earth, mass of earth, and small m is mass of other object, दूसरे ऑब्जेक्ट का, and r is equals to distance, r हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। So according to definition, force is directly proportional to product of their masses, दोनों masses का प्रोडक्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा, इनवर्स अपोजिट, डायरेक्टली डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली का मतलब क्या, जितना इफेक्ट फोर्स पे पड़ेगा उतना ही मास पे पड़ेगा। लेकिन जो इनवर्सली है वो ये क्या है, फोर्स का अपोजिट होगा जो डिस्टेंस होगा। तो इनवर्सली का मीनिंग क्या है, अपोजिट, डायरेक्टली इज डायरेक्टली, यानी कि दोनों पे सेम इफेक्ट। ठीक है, तो यहां हमने बात की दोनों इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन का जो राइट है लेफ्ट हैंड है वो इक्वल है, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन किस तरीके से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इस तरीके से कर लिया हमने। उसके बाद क्या इक्वेशन आएगी, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, या लोअर क्लासेस से पढ़ के आए। तो इसके बाद क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू, हमने ग्रेविटेशनल, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। अब अगर क्वेश्चन अराइज होता है, कोई न्यूमेरिकल आता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, F इज इक्वल्स टू G mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, R को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, F मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू G mm। अब यहां से mm इसके नीचे ले आएंगे, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू G। ये होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो कि फिक्स है हमारी। तो कैपिटल G इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये हमारी फिक्स है। उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो हम सॉल्व करेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है। दोबारा से देख लेंगे ग्रेविटी को। ग्रेविटेशनल क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट जब आपको गिवन है, मान लिया दो ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास क्या होगा, कैपिटल होगा ऑलवेज, वही अट्रैक्ट करेगा स्मॉल वाले को, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। ठीक है, तो हमने यहां देखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट,
दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स फाइंड आउट करना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होगा। तो हमने लिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों ऑब्जेक्ट का मास। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। हमने क्या लिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हमने लगाया एक कांस्टेंट, एंड कैपिटल G इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से क्या फाइंड आउट होगा, फोर्स फाइंड आउट होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो विच फोर्स इज वर्क, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, एक जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो हमें मास ऑफ द अर्थ यानी कि कैपिटल M, बिकॉज जिसका भी मास बिगर होगा दूसरे वाले से उसको कैपिटल M लेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। सो मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg, फिक्स है ये, ठीक है। मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। अब देखो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था कि जो मून है वो अर्थ है जो मून को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज जो मून है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, डिस्टेंस हमारा गिवन है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। हमें फाइंड आउट करना है मास और अर्थ दोनों के बीच में फोर्स। फोर्स हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स है मैंने आपको बताई थी 6.73 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। So force is equals to capital G, capital M upon R sphere. Force is equals to gravitational constant, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो रिमूव कर चुके हैं। सो कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो हमें वैल्यूज पुट करनी है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इस सारे को जब आप सोल्व करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, इसी वजह से जब फोर्स फाइंड आउट किया उसके पीछे न्यूटन लगा दिया, ठीक है। तो 2.02 × 10⁻20 न्यूटन हो जाएगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको बांध के रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल यानी कि जिसने पूरे यूनिवर्स को बाइंड करके रखा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टू एवरी अनदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अंडरस्टूड।